अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. Today's topic is related to the industrial sector of Pakistan. ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस चैलेंजेस इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान. उसकी डिटेल्स देखेंगे, सम स्टैटिस्टिक्स, एंड लास्टली वी आर गोइंग टू प्रेजेंट सम सॉल्यूशंस फॉर इन्हांसिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड फॉर बूस्टिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन इन पाकिस्तान. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो हमें समझ आना चाहिए डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रीज किस तरीके से हुई है पाकिस्तान के अंदर. 4 मेजर इंडस्ट्रीज हैं. नंबर 1 इज़ मैन्युफैक्चरिंग एंड स्लॉटरिंग इंडस्ट्री. ठीक है, जो कि 7.54% शेयर इन मैन्युफैक्चरिंग है और 0.94% इन जीडीपी के अंदर इसका शेयर है. ठीक है, फिस्कल ईयर 2021 के अंदर 388 मिलियन का है मेरे ख्याल में इसमें रेवेन्यू जो जनरेट हुआ था. और माइनिंग एंड क्वायरिंग का है इसके अंदर 6.9 से लेके 2021 के अंदर बेसिकली -6.49 हो गया था. कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत बड़ा है हमारा इंडस्ट्रीज़ के अंदर. और लास्ट कम्स इलेक्ट्रिक एंड गैस जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो दीज 4 आर बेसिकली मेजर डिविजन्स इन इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान. फिर हम कुछ देखते हैं सम स्टैटिस्टिक्स 2018-19 के, फिर 20-21 के भी देखते हैं, 19-20 के भी. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूशन जो है ना वो 20.99% ऑफ जीडीपी है. इसी तरीके से जैसे कि हमारी एग्रीकल्चर की जो कंट्रीब्यूशन है वो 19% अकॉर्डिंग टू दी कौन सा सर्वे ऑफ पाकिस्तान सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक. ठीक है, 19% जीडीपी एग्रीकल्चर से आती है. और इसी तरीके से 20.99% 21% कह लें जीडीपी आती है इंडस्ट्रियल सेक्टर से. इसका ग्रोथ रेट रहा है 2018-19 के अंदर 1.4%. एंड लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ रेट आया है 2.93% ऑफ द जीडीपी. और टेक्सटाइल सेक्टर की कंट्रीब्यूशन 40% है इसके अंदर और 60% इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट रही है. ठीक है, 2021 के अंदर जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ 3.57%, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 8.9% जो कि बहुत ज़बरदस्त मतलब ग्रोथ थी यहाँ पे. और यहाँ पे देख लें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से ग्रो कर रही है. ठीक है, 2013 में बढ़ी, 2014 में, 2015 में 2.8, 2016 में 3.4, 2017 के अंदर 6.7, फिर 5.7, फिर 2019 में ये नेगेटिव हो गई जब कोविड आया, 2020 में ये नेगेटिव हो गई और देन 2021 के अंदर इसने 9.0% ग्रो किया. ठीक है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इट्स एन ह्यूज ग्रोथ. मतलब ये बहुत ज़्यादा एक बड़ी शिफ्ट है, जंप है. ये तो हमने कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लिए. ठीक है, अब लास्ट में इसके बाद हम देखते हैं कि क्या चैलेंजेस फेस कर रही है इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा. ठीक है, व्हाट हैज़ पाकिस्तान सेक्टर लैग्ड बिहाइंड, व्हाई हैज़ पाकिस्तान सेक्टर लैग्ड बिहाइंड इफ़ वी कंपेयर द रीजनल कंट्रीज़. अब बात ये है कि असल में रीजनल कंट्रीज से हम पीछे क्यों इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर, और वो चैलेंजेस बेसिकली रीजंस हम देख रहे हैं कि हम पीछे क्यों हैं अदर कंट्रीज़ के अंदर. सबसे पहला आ जाता है हिस्टोरिकल बैकवर्डनेस. पहला रीज़न, पहला चैलेंज कह लें कि हम जब पाकिस्तान बना था तो हमारी इतनी ना कोई इंडस्ट्रीज़ थी ना कुछ भी पाकिस्तान के अंदर नहीं था. सब कुछ इंडस्ट्री, सब कुछ कलकत्ता, बंगाल, बिहार के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ थी वो सारी इंडिया के पास थी. नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के पास सारा रॉ मटेरियल जाता था पाकिस्तान से और यूनिट्स लगे हुए थे कहाँ पर, इंडिया में. और सिर्फ 34 यूनिट्स थे वहाँ पे पार्ट्स इन पाकिस्तान. आउट ऑफ 922 यूनिट्स के अंदर से सिर्फ 34 यूनिट्स वर इन पाकिस्तान. रिसर्च पेपर्स के अंदर ये बात लिखी हुई है जो कि हम देख रहे हैं. इस वजह से अल्टीमेटली हमारी इंडस्ट्री सेक्टर को ग्रो करने में टाइम लगता है, ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच हुआ ये कि बांग्लादेश हमारे से आगे इस वजह से भी है कि बांग्लादेश में सारी चीज़ें पहले से डेवलप थी. ठीक है, और हमने पाकिस्तान इस साइड के अंदर, वेस्ट के अंदर, हमारे एरिया के अंदर, पूरे के अंदर नए सिरे से एक इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू की थी. और एक ये मेजर रीज़न है कि हमारी स्लो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ्लॉड पॉलिसीज़. अब पॉलिसीज़ का पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर मैं यहाँ पे बुक भी आपको कोट करूँगा जो कि है इकोनॉमिक इश्यूज़ ऑफ पाकिस्तान. अब सबको पता होगा इकोनॉमिक इश्यूज़ ऑफ पाकिस्तान बाय अकबर एस जैदी. ठीक है, अकबर एस जैदी की बुक है. वो यही बात करता है इसके अंदर कि भाई आपकी पॉलिसीज़ ही सस्टेनेबल नहीं रही हैं. ओवरऑल आपने एक एक्सपेरिमेंटेशन का एरा चलाया है. शुरू के अंदर आपकी एरा ऑफ उसने 3 एरियाज़ में इसको डिवाइड किया ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी को. ही डिवाइडेड इन 3 सेक्टर्स बेसिकली. सबसे पहला जो था वो आपका एरा ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन था जिसके अंदर सबसे पहले कैपिटलिस्ट मॉडल आया जिसको ट्रिकल डाउन मॉडल कहते हैं. देन कम्स नेशनलाइजेशन का मॉडल. उसके बाद फिर आप आईएमएफ के पास चले गए. उसके बाद आ जाता है पहले तो ये एक्सपेरिमेंटेशन का दौर हो गया. दूसरे नंबर पे आपका आता है जिसमें आप लोन्स लेते हैं सारे आईएमएफ की तरफ से, एड वाला दौर. फिर आता है जिसके अंदर आप वेरियस पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं जो कि उसने एक्सप्लेन किया है, जिसके अंदर क्रोनिक कैपिटलिज्म आता है नवाज शरीफ का. उसके बाद इस तरीके से पूरा वो उसने एक्सप्लेन किया. और उसके बाद उसने इशूज़ के अंदर सबसे पहले ये बताइए फेजेस को कि जो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ रही है ना शुरू से यही फ्लॉड नहीं है. एक तो सस्टेनेबल पॉलिसीज़ नहीं रही, दूसरी जो पॉलिसीज़ थी वो फ्लॉड थी क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि हमने कौन सी पॉलिसी बनानी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनानी है या एग्रीकल्चर पॉलिसी बनानी है. तो ही एक्सप्लेन दीज इकोनॉमिक इशूज़ दैट आर रिलेटेड विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि बहुत ज़बरदस्त इसने एक्सप्लेन किया. आप पढ़ सकते हैं. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फ्लॉड पॉलिसीज़ किस तरीके से, उसी चीज़ों को यहाँ भी एक्सप्लेन कर रहे हैं.
पहले तो ये है कि लॉन्ग टर्म, उसने भी यही बात की है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं थी मुल्क के अंदर, ठीक है, शॉर्ट टर्म थिंकिंग है, क्योंकि 5 साल का जो टेन्योर होता है ना आपका, उसकी वजह से कुछ पॉलिसीज़ ही फ्लॉड बनाई हैं। अब यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से यूब ने जो बनाई थी आपकी, जिसको आप कहते हैं ट्रिकल डाउन मॉडल, कैपिटलिज्म का मॉडल था, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ टू द वेल्दी फैमिलीज़, महबूब उल हक ने ये बात की है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ टू वेल्दी फैमिलीज़ को चला गया था, जिसमें उसने 23 खानदानों को सारी इकॉनमी हाथों में दे दी थी, ठीक है। फिर आ जाता है भुट्टो साहब ने नेशनलिस्ट पॉलिसीज़ बनाई, जो कि आइडियोलॉजी उसकी, उसमें नेशनलाइजेशन की, बैंक्स को नेशनलाइज किया, उसमें इसको पॉइंट कहते हैं ब्लाइंड पॉलिसीज़ ऑफ द ब्लाइंड नेशनलिज्म। नेशनलिस्ट की ब्लाइंड पॉलिसीज़ की वजह से ऑब्वियसली गवर्नमेंट, और मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पॉलिसीज़ इस तरीके से शिफ्ट आई कि इंडस्ट्रीज़ पहले कैपिटलिज्म के मॉडल पे चल रही थी, फिर वो नेशनलाइज हो गई इंडस्ट्रीज़, तो कैसे ग्रो करेंगे, फिर लास्ट में आ जाता है फॉरेन डायरेक्ट, इसी वजह से फिर एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चली गई, क्योंकि नेशनलाइजेशन की वजह से आपको ऑब्वियसली पता है सारे एसेट्स कौन ओन करता है, गवर्नमेंट ओन करती है, ठीक है। फिर 90s के अंदर फ्रीक्वेंट चेंजेस आए, म्यूजिकल चेयर्स चलती रही पॉलिटिक्स के अंदर, तो जिस वजह से फिर जैसे कि चेंज इन पॉलिसीज़ ये हुई प्राइवेटाइजेशन की नवाज शरीफ ने, उसके बाद एक्सट्रीम एनर्जी क्राइसिस आ गया, जिसकी वजह से IPPs को लोन दिया, तो ऑब्वियसली इसकी वजह से ओवरऑल आपकी जो आप पॉलिसीज़ देख रहे हैं कि किस तरीके से फ्लॉड पॉलिसीज़ चलती रही हैं, फ्रीक्वेंट शिफ्ट्स इन पॉलिसीज़, नॉन सस्टेनेबिलिटी ऑफ द पॉलिसीज़ की वजह से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो नहीं कर सका। दिस इज़ द मेजर रीज़न बिहाइंड लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन पाकिस्तान। Then comes third reason is energy crisis. Energy crisis is an important issue, is basically a structural issues. Structural issue बोला जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन को, ठीक है, एनर्जी क्राइसिस को। स्ट्रक्चरल इश्यूज़ के अंदर एक आता है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन इज़ एनर्जी क्राइसिस, जो कि आपकी IMF की रिपोर्ट्स और वर्ल्ड बैंक की जो 2022 की रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने यही हाईलाइट किया है कि दोनों 2022 की रिपोर्ट्स में आपको बता रहा हूँ, एक बाय एनुअल रिपोर्ट्स, मैंने उस पर वीडियोज़ बनाई हैं, आप जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ओवरऑल जो स्ट्रक्चरल इशू है ना पाकिस्तान की, उसकी वजह से उसकी इकॉनमी हैम्पर हो गई है, उसकी इस वजह से इकॉनमी इसकी सफ़र कर रही है। और एनर्जी क्राइसिस में ये है कि ओवरऑल हमने देखा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वीडियो वाटर क्राइसिस की वीडियो के अंदर आई हैव टोल्ड यू कि एक्स जो ब्रिगेडियर जनरल रिटायर मुजम्मिल जो चेयरमैन वापडा थे, उन्होंने ये बताया कि हमारे पास, हमने 30 साल कोई डैम ही कंस्ट्रक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से हमारी स्टोरेज की कैपेसिटी बहुत कम रही है, और उसकी वजह से अल्टीमेटली हमारी एनर्जी क्राइसिस आया, क्योंकि हम वाटर जनरेशन ना स्टोर कर सकें, और ना हमने कोई डैम बनाया, ना कोई हमारी एनर्जी जनरेशन थी। और 90s के अंदर जब हमारा एनर्जी शॉर्टफॉल हुआ तो हमने IPPs को दे दिया, IPPs को देने की वजह से एक सर्कुलर डेप्ट आ गया, और फिर दोबारा 2008 में क्राइसिस आया सर्कुलर डेप्ट की वजह से, 2008 से फिर अब दोबारा 2022 के अंदर क्राइसिस आया है, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस कह लें, और बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंसीज इन दी ट्रांसमिशन लाइंस एंड पावर सेक्टर, ठीक है। तो एनर्जी क्राइसिस किस तरीके से हमारे पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन को हैम्पर करता है, बिकॉज इंडस्ट्री, क्योंकि एनर्जी के बगैर आपकी इंडस्ट्री चलती नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल इशू कहते हैं, ठीक है। अब अगर एनर्जी महंगी, आप उसको देखिए, चाइना का मॉडल है, यहाँ पे आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। चाइना ने चीप 3 चीज़ें दी थी, मैंने जैसे बताया स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर। अब यहाँ एक पॉइंट बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको ये समझ आनी चाहिए कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर उन्होंने 3 चीज़ें दी थी। एक तो फ्री टैरिफ, ठीक है, फ्री लैंड दी, फ्री टैरिफ दिया MNCs को, वेस्ट की कंपनीज़ को, कि आएँ यहाँ पे इन्वेस्ट करें, ठीक है। और उन्होंने उनको चीप इलेक्ट्रिसिटी दी, चीप एनर्जी दी, ताकि वो ऑपरेट कर सकें फुली एंड फंक्शनली, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न थी चाइना की ग्रोथ के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम एनर्जी एक्सपेंसिव देते हैं तो प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव बनती हैं, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बनती हैं तो मार्केट में एक्सपेंसिव जाती हैं, और हमारी एक्सपोर्ट कम्पिटिटिव नहीं रहती हैं, तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ती नहीं है। तो ये एनर्जी क्राइसिस का बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। सर्कुलर डेट भी आप यहाँ डाल सकते हैं, शॉर्टेज 2012-13 सारी डिटेल्स मैंने अपनी वीडियोज़ में एक्सप्लेन की हुई हैं। चौथा रीज़न बिहाइंड द लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रेंट्स। अब पाकिस्तान के अंदर ये चीज़, मैंने एक बुक पढ़ी थी जो कि लीडर्स ऑफ स्ट्रॉ थी, लीडर्स ऑफ स्ट्रॉ, ज़्यादा डिटेल बताते देर हो जाएगी। लीडर्स ऑफ स्ट्रॉ, ये एक ब्यूरोक्रेट था इंडिया का, उसने पूरी बात बताई थी कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल की वजह से इंडिया सारी मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट की पाथ से बहुत पीछे रहा था। 1991 के अंदर डिफ़ॉल्ट के करीब था। इंडिया वॉज एट द ब्रिंक ऑफ अ कोलैप्स इन 1991, जब उन्होंने IMF के पास गए थे और वहाँ से उनकी पूरी स्ट्रक्चरल उन्होंने चेंजेस किए थे, और वो सारी चीज़ें ये लीडर्स ऑफ स्ट्रॉ की बुक के अंदर उसने बात बताई थी कि रेड टेपिज्म किस तरीके से गवर्नमेंट का होल्ड था, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स आते थे बिजनेस करने के अंदर, जिसको आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही बात करें कि पाकिस्तान के अंदर रेड टेपिज्म, एक्सटेंसिव रूल्स एंड लॉज, डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, अननेसेसरी डिलेज होते हैं इसके अंदर,
ठीक है। अब इसमें सिंपल एक एग्जांपल आप इसके अंदर फैक्ट्स ये डाल सकते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान का 2021 में 108 नंबर पे था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यही है कि कितने आसानी से एक कंपनी बिजनेस को कैरी आउट कर सकती है आउट ऑफ 136 कंट्रीज़ के अंदर हम इतना लैक करते हैं। ठीक है। डिफरेंट पावर सेंटर्स थे। पावर सेंटर्स का मतलब ये है कि ओवरऑल इकोनॉमी को डिस्टर्ब करते हैं आपके, कभी जजेस इंटरवीन करते हैं, कभी ISPR करता है और कभी कोई इंटरवीन करने लग जाता है। तो पावर सेंटर्स डिफरेंट होते हैं जो कि इकोनॉमी को डील करते हैं। हालांकि इकोनॉमी का काम सिर्फ गवर्नमेंट का काम है इकोनॉमी को डील करना है, जो कि एग्जीक्यूटिव होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान में अलग अलग इंटरवीन करते हैं, जो कि हमने केस स्टडी देखी है रिकॉर्डिक के अंदर, जब एक गवर्नमेंट ने इंटरवीन करके उस चीज़ को नल एंड वॉइड करार दिया। और इसी तरीके से आप स्टील मिल के केस स्टडी में देख सकते हैं 2008-2005 में वो प्राइवेटाइज हो रही थी। अगर प्राइवेटाइज हो जाती तो वो ग्रो कर जाती, लेकिन कोर्ट ने इंटरवीन करके उसको स्टॉप कर दिया प्राइवेटाइजेशन को। इसी तरीके से सोलर पावर पार्क जो है बावलपुर के अंदर, चाइनीज़ ने वहाँ पे गवर्नमेंट के साथ डील की, वहाँ काम स्टार्ट हो गया, काम सब कुछ होता जा रहा है। गवर्नमेंट ने इंटरवीन करके बोला कि भाई डील बहुत महंगी है, आप इसको रिवाइंड कराएं। तो मतलब क्यों ये क्या गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स का तो काम नहीं इकोनॉमी को डील करना। तो ये जो डिफरेंट पावर सेक्टर्स हैं ना, पावर सेंटर्स हैं, ये सारे हमारे रेड टेपिज्म का इशू, पावर सेंटर्स की ओवरलैपिंग मैंडेट्स कह सकते हैं इसको आप, ओवरलैपिंग मैंडेट्स। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पा रही, मैंडेट्स कह लें इसको। ठीक है। तो ये सारे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स आ जाते हैं। 4 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट कम्स नॉन एग्जिस्टेंस एंड नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल राइट्स। राइट, IP की जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है ना, हम उसकी एक तो उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है प्रॉपर तरीके से, हमने रजिस्टर नहीं किया हुआ, एंड देन हमने उसकी कोई इंप्लीमेंटेशन भी नहीं की। वही इसके अंदर केस स्टडी आ जाती है। बासमती राइस जो हमारे पाकिस्तान का प्रोडक्ट है और इंडिया उसको जर्मनी बेचा, जर्मनी में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। ठीक है। हर दुकान पे मिलता है, लेकिन इंडिया ने ये सेल करना शुरू कर दिया था विद द टैग ऑफ हमारे जो ये बासमती राइस है ना हमारे, उसके नाम से। फिर पाकिस्तान ने इसके ऊपर केस किया और वो अल्टीमेटली पिछले साल पता चला कि वो केस पाकिस्तान जीत गया और वो IP राइट्स उसको मिल गए। लेकिन तो ये काम इसका पहले का करने का और बाकी सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर भी करने की जरूरत है। अगर ये नहीं करेंगे तो इंडस्ट्रीज हमारी ग्रो कैसी करेंगी, क्योंकि वो तो मार्केट कॉम्पिटिटिव मार्केट, इंडिया वहाँ पे मार्केट को ख़राब करता है कंपटीशन की वजह से। ठीक है। तो IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को हमें सिक्योर करने की ज़रूरत है। थर्ड, नेक्स्ट कम्स डिफेंसिव डिफेक्टिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। हमारे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है ना, उसके अंदर भी इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से हमारी जो आपकी प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक सेक्टर है वो नहीं हो पा रहा। ठीक है। हो ये रहा है कि हमारे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है ना वो वन साइडेड है, उसके अंदर फ्लॉज हैं। जैसे कि हम इसमें केस स्टडीज देखते हैं कि इसकी वजह से हमारी ट्रेड इम्बैलेंस है। हम अगलों को तो फ्री ट्रेड देते हैं कि आप फ्री एक्सेस देते हैं, लेकिन हमारी प्रोडक्ट्स का एक्सेस अगले मुल्कों के अंदर नहीं होता। ठीक है। इसकी वजह से इंडस्ट्री सेक्टर ग्रो नहीं करता, क्योंकि अगले की तो प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ रही है, हमारी यहाँ से प्रोडक्ट्स नहीं आ रही। इसके अंदर एक एग्जांपल है कि चाइना पाकिस्तान के अंदर के गवर्नमेंट ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को दोबारा रिवाइज किया। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2 जो है विल प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू पाकिस्तान टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स टू चाइना बाय $4.6 बिलियन इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो ऑब्वियसली रिवाइज किया ना, इसकी वजह से अब जाके इसको फायदा होगा। CPFTA will eliminate tariff on 313 tariff lines which will cover over $8.7 billion worth of the Pakistan's global export and 90% of the Chinese global export। तो हमने चाइना के साथ भी अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रिवाइज किया। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट और रिसर्च और स्किल बेस्ड के ऊपर काम ही नहीं किया जाता, रिसर्च के ऊपर काम ही नहीं किया जाता, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम ही नहीं किया जाता, इनोवेशन के ऊपर काम नहीं किया जाता। तो इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, जो कि एक बहुत चैलेंज है। क्यों? व्हाट आर द मार्केट्स वी नीड टू टैकल, हाउ, मतलब ये हम ये नहीं देखते कि हमने कहाँ पे एक्सपैंड करना है, हाउ टू मेंटेन क्वालिटी एंड प्राइस लो किस तरीके से रख सकते हैं। वर्क फोर्स स्किल लेवल एनहांसमेंट नहीं करते, जैसे कि मैंने बताया, स्किलिंग एंड रीस्किलिंग, और इंटीग्रेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज नहीं करते, जिसको एग्लोमेरेशन कहते हैं, जो कि हम आगे सोल्यूशन में देंगे। तो जहांगीर तरीन सेड इन एन इंटरव्यू द केम, जब ऑस्ट्रेलिया से आया था एग्रीकल्चर डिग्री लेके, ही सेड कि एग्रीकल्चर टेक्निक्स टू इंक्रीज यील्ड और इंस्टीट्यूशन, हमारे वो ये कहता है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस को यही नहीं पता कि एग्रीकल्चर टेक्निक्स को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। और यहाँ पे वेस्ट ऑफ मिल्क बहुत ज़्यादा होता है, कोल्ड स्टोरेजेस नहीं है, लाइफ स्टॉक को हम प्रॉपर यूज़ नहीं करते। ठीक है। ये सारी चीज़ें नहीं है। न्यूजीलैंड ने अपनी इकोनॉमी बेसिकली मिल्क के ऊपर बहुत, उसकी केस स्टडी आप देख सकते हैं किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को ग्रो किया। नेक्स्ट कम्स एबिसिमल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेड फैसिलिटेशन, कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वही प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे अशर अजीम की बात है कि उसने जब आके लेजिस्लेशन की ओवरऑल जो टीम बनाई थी कस्टम के अंदर, तो हमारा एक तो वो कह रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि 27 दिन तक जाती थी हमारी कस्टम ट्रेड जो भी थी, वो बाद में जाके कुछ एक दिन से भी कम में आ गई थी, बल्कि एक दिन से भी बहुत ज़्यादा कम में। तो क्योंकि हमारी ट्रेड फैसिलिटेशन नहीं है यहाँ पे, हम इस बात को ये पढ़ते हैं कि सीपैक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए पाकिस्तान बेनिफिट अदरवाइज अनड्यू डिलेज बताते हैं, जिसको उसने भी हाईलाइट किया था अपनी बात में। पाकिस्तान ट्रेड रूट्स का जो है ना वन ऑफ द स्लोएस्ट एंड कॉस्टलीस्ट ट्रेड रूट आता है। इसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स है, अकॉर्डिंग टू द एशियन डेवलपमेंट बैंक, पाकिस्तान रूट्स आर द स्लोएस्ट एंड कॉस्टलीस्ट
because of the time consuming border clearance process and the heavy dependence on the road task force. यहाँ पे यही बात कर रहा है कि it took an average 45.6 hours for a cargo to clean a Pakistan's border crossing as compared to the regional countries like 9 hours in Kazakhstan, Uzbekistan and Turkmenistan. Central Asian countries के अंदर आपकी ट्रेड फैसिलिटेशन आप देखें 9 आवर्स में होता है, जो कि हमारे यहाँ 45 घंटों के अंदर होता है। तो इसको कहते हैं बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है हमारा, ठीक है, और ट्रेड फैसिलिटेशन का कोई प्रोसेस नहीं है। इसको अगर इन्हांसमेंट करेंगे तो ट्रेड फ्रीक्वेंट होगी, फ्रीक्वेंट ट्रेड होगी तो इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी ना, ऑब्वियस सी बात है। जब हमारे यहाँ पे डिलेज इतने आएंगे तो किस तरीके से हमारी ट्रेड प्रॉपर तरीके से ग्रो कर सकेगी, ठीक है। फिर आ जाता है, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। वी विल बी डिस्कसिंग दीज अदर फैक्टर्स, अदर कॉजेज ऑफ द लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन पाकिस्तान इन ऑन अदर वीडियो, जिसके अंदर हम उसके सॉल्यूशंस भी देखेंगे और कुछ केस स्टडीज़ भी देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, वेट फॉर दी